So this week what we are going to do is a double question essay. As the name itself says, double question essay. You know, I have given this name थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए दो कुछ जो हैं टीचर्स हैं वो इसकी जगह पे टू पार्ट एस्से यूज करते हैं. ये वाला टर्म यूज, टू पार्ट एस्से. एक एस्से जो दो पार्ट में आपसे पूछा जाता है, उसके जो प्रॉम्प्ट होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं. तो मैंने उसका नाम चेंज करके डबल क्वेश्चन एस्से कर लिया कि स्टेटमेंट में एक तरह से दो चीजें वो आपको कहेंगे करने के लिए. तो अगर दो चीजें कहेंगे तो सिंपल सा इसका लॉजिक है. हमारे पास कितने मेन बॉडी पैरा हैं? MB1 और MB2. तो सबसे आसान तरीका, फर्स्ट क्वेश्चन को एक MB दे दो और सेकंड क्वेश्चन को दूसरा मेन बॉडी पैरा दे दो. तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है. पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि ये एक डबल क्वेश्चन ऐसे है. स्टेटमेंट में दो चीजें वो आपको करने के लिए कह रहे हैं और वो जो भी दो चीजें करने के लिए कह रहे हैं एक एक मेन बॉडी पैरा एक एक क्वेश्चन के साथ आप इलेबोरेट करो. क्लियर है? अच्छा, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको मेन बॉडी पैरा दो ही बनाने हैं. आज जो मैं ऐसे आपको कराऊंगा उसमें 3 मेन बॉडी पैरा हैं. एक इंट्रो है, कंक्लूजन. तो ओवरऑल उसमें 5 पैरा हैं. लेंथ उसी हिसाब से उनकी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हमें वही 250-280 के बीच में वर्ड काउंट अपना रखना है. बट क्यों बनाते हैं पैरा एक्स्ट्रा? या पैरा का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं वो हिस्सा होता है डिमांड का, टॉपिक प्रॉम्प्ट का. टॉपिक प्रॉम्प्ट की ही कोई चीज को हम अलग से एक पैरा बना के एक्सप्लेन करते हैं. तो इसलिए बंधना मत, जरूरी नहीं है कि दो पैरा, क्योंकि दो मेन बॉडी पैरा वाला सिस्टम तकरीबन सभी पांचों क्वेश्चन टाइप पे चल जाता है. फॉर एग्जांपल अग्री डिसएग्री वाले में उसमें दो पैरा में बात हो जाती है. डिस्कस बोथ व्यूज, बोथ व्यू है, दो पैरा में बात हो जाती है. एडवांटेज डिसएडवांटेज, दो पैरा में बात हो जाती है. प्रॉब्लमैटिक में दो चीजें पूछ लेते हैं, वो कॉज सॉल्यूशन, एक कॉज एक सॉल्यूशन, उसमें दो पैरा में बात हो जाती है. डबल क्वेश्चन ऐसे डबल क्वेश्चन है तो यहां भी दो पैरा में बात हो जाती है. तो ये एक आइडियल सी अप्रोच बन जाती है. बट जरूरी नहीं कि ये कोई रूल आइल्स वालों ने दिया है कि तुमने लिखने ही दो मेन बॉडी पैरा है. इट्स योर चॉइस. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं बजाय कि एक ही पैरा में दो आइडिया प्लेस करूं, मैं उन आइडिया को एक एक पैरा दे देती हूं, तो ये भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो. उसमें कोई गलती नहीं रहेगी. ये क्लियर है? तो आज की स्टेटमेंट क्या है भाई? राइट डाउन द स्टेटमेंट. तो पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं और फिर ये स्टेटमेंट डबल क्वेश्चन ऐसे की तरफ क्यों जा रही है तो ये आपको समझना है. राइट डाउन द स्टेटमेंट. मैनी पीपल डिसाइड टू हैव many people decide to have children at a later age. Children at a later age than the past. Many people decide to have children. यहां पे now लिख लो. Many people now decide to have children at a later age than the past. ये अभी प्रॉम्प्ट नहीं है, प्रॉम्प्ट आगे आएगा. ये तो एक फैक्ट उन्होंने बताया है कि ऐसा हो रहा है. ज्यादातर लोग या कई लोग ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा शादी के काफी टाइम बाद बेबीज को लेके आएंगे लाइफ में. पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये एक बदलाव आया है. तो उन्होंने ये फैक्ट कहा है. अभी तुम्हें क्या करना है ये आगे की लाइनों में है कि तुम्हें करना क्या है, वो ध्यान से देखें. Why is that? Do the advantages of this trend, यानी कि एक चलन चल पड़ा है, एक ट्रेंड है ये, overweigh the disadvantages? हाँ जी. Why it is a double question essay? बताओ ये डबल क्वेश्चन ऐसे क्यों है? First question is they're asking you the reason.
व्हाई दीज पीपल डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन लेटर इन देयर लाइफ, उसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको रीजन देने हैं। और आइडियली कितने रीजन काफी हैं? 2 रीजन। एक पैरा बनाना है, 2 रीजन, ठीक है ना। अब ये आपकी चॉइस है, जैसे कि आज ऐसे में बताऊंगा कि वो जो रीजन है एक एक पैरा करके 2 रीजन अलग से इलैबोरेट कर दिए, 2 पैरा दे दिए एक एक रीजन को। और फिर तीसरा आ गया किस चीज को, डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड ओवर विद द डिसएडवांटेजेस। अब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे बन जाता अगर ये चीज ना पूछी होती, ठीक है ना। तो अगला जो पैरा है उसमें हमें एक स्टैंड लेना है, आपको अपना थीसिस भी है उसमें, आपको थीसिस ऑब्वियसली वो शुरू में बतानी भी होगी और बाद में आप बताओगे कि इसके फायदे नुकसान पे भारी पड़ते हैं, नुकसान फायदों पे भारी पड़ते हैं। और ये टोटली आपका नजरिया है, जरूरी नहीं कि इसमें कुछ सही और गलत होगा। आप कहना चाहते हो नहीं इसके नुकसान ज्यादा है पर बैकअप दो, कोई मतलब रीजन दो, 1-2 रीजन दो। अगर आप कहना चाहते हैं कि इस ट्रेंड के फायदे ज्यादा हैं तो फिर उसका बैकअप दो। और जब हम ज्यादा और कम की बात कर रहे हैं कि वो भारी पड़ता है, ऐसा नहीं कि दूसरे पक्ष को बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। तो अगर मैं कहूं फायदे ज्यादा है तो मैं 2 फायदे और 1 नुकसान बता दूंगा, और मैं कहूं कि नुकसान ज्यादा है तो मैं 2 नुकसान और 1 फायदा उस पैरा में बता दूंगा। दूसरा पक्ष भी लेके चलना पड़ता है साथ में, तभी तो पलड़ा भारी, वरना तो जब दूसरे पलड़े में कुछ है ही नहीं और एक ही पलड़ा वहां रहेगा तो फिर कंपैरिजन ही क्यों हो रहा है। पॉइंट ये है, समझ गए? ऐसे स्टेटमेंट समझ में आई? आप डिपेंड ये करता है तुम्हारे पास इस चीज को लेके क्या आइडियाज हैं। हाँ जी, क्या आइडियाज हैं, कुछ बता सकते हो? अच्छा, वाई की बात करें, वो अलग बात है, मैंने पूरा ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखूंगा। बट वाई, कुछ हैवी लैंग्वेज में कुछ बताना चाहते हो? व्हाट फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्यों डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अभी नहीं, लेटर इन लाइफ? लवदीप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये ऑब्वियस है, ये सबको पता है तकरीबन कि यही एक रीजन होता है। मे बी दे डोंट फील फाइनेंशियली सिक्योर, कुछ अच्छे टर्म यूज करो ना। दे फील कि अभी थोड़ा और फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएं, कोई बिजनेस शुरू कर रखा है किसी ने, वो सेटल हो जाए, या कोई जॉब्स है, किसी अच्छी जॉब में आ जाए, सैलरी बढ़ जाए, कोई किराए पे रह रहे हैं वो अपना घर ले ले, मतलब बहुत सारे जो पैसे से जुड़े हुए हैं, पैसे से जुड़े हुए हैं। तो आजकल तो सबसे बड़ा ही फाइनेंशियल होता है, ठीक है ना। और कोई रीजन? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिले करना। जरूरी नहीं कि ये अमीर जो लोग हैं जिन पे पैसे की कमी नहीं है, इवन दे डिलेड, दे वांट टू डिले द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टाइम के बाद तो बंद जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाएगी, बट थोड़ा सा डिले कर देते हैं उस चीज को, ये भी एक फैक्टर है। सो प्राइमरली मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, बट दे डोंट वांट टू बिगिन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो थोड़ा सा लेट करना चाहते हैं उसको, ठीक है। 2 फैक्टर काफी हैं। अगर दूसरे जो एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज उसमें डिसीजन लेना हो तो क्या डिसीजन लोगे? फायदे ज्यादा हैं इस चीज के, नुकसान के मुकाबले क्या फायदे हैं? ऑब्वियसली इसी से जुड़ेंगे फायदे। क्या? बिफोर कमिंग द बेबी इस फ्यूचर में भी मतलब बच्चे का देखो, जो वेल हो जाएगा। साफ सी बात समझ में आ रही है कि अरे मजबूत होंगे जब पेरेंट्स, जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, हालात ठीक होंगे पैसे को लेकर, तो उतनी परवरिश अच्छी मिलेगी बेबी को, उतना ध्यान ज़्यादा मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर बेबी उस टाइम पे आ गया जिस टाइम पे पहले ही वो परेशान है, जॉब को लेके, पैसा ठीक से नहीं है, हालात सुटेबल नहीं है, तो ऐसे में वो सफ़र करेगा। वो खुद तो सफ़र कर ही रहे हैं, वो भी, बेबी भी सफ़र करेगा, तो उसका बचपन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उसका बचपन जो उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा, जो कि सही नहीं होगा, ठीक है ना। और करियर बन गया, करियर बन गया, यस, जो कि पूरी जिंदगी काम आना है। बेबी टाइम मतलब जल्दी आ गया लाइफ में, जिस वजह से वो करियर या बिजनेस किसी को फोकस ही नहीं कर पाए, और पूरी लाइफ फिर उसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंसे रहेंगे, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। मोस्टली वुमेन्स के साथ होता है, एजुकेटेड वुमेन होती है, वो ट्रैप में जो फंस जाती है। यस, किसकी बात कर रहे हैं आप? यू नो व्हाट, देखो जो इस सिचुएशन में है दे कैन थिंक बेटर अबाउट दैट, ठीक है ना। जो सिचुएशन नहीं है, एक कहावत होती है, ओनली द वियरर नो वेयर द शू पिंचेस। केवल जूता पहनने वाले को पता होता है कि जूता चुभ कहाँ रहा है। दूसरे बंदे को कहें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो तो सिर्फ बस समझ सकता हूँ, वो एक लाइन होती है। लेकिन जिसके साथ वो गुजर रही है, ही और शी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि
कहावत है, ये बड़ी काम की कहावत है, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसके साथ साथ गुजर रहा है, बन रही है, वही जानता है, दूसरे लोग सिर्फ हाँ मैं तेरे दुख में शामिल हूँ, ठीक है और निकल चाय पी और निकल, ठीक है। तो बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी एक सच्चाई है, आज है, ये ट्रेंड है, चल पड़ा है। बात ये है कि इसे 40 मिनट के अंदर जीरो से लेके, जस्ट इमेजिन कि रियल एग्जाम में ये आपके पास आ जाए और आपके पास 40 मिनट हो, कई बार 40 नहीं 35 होते हैं, क्योंकि टास्क 1 में तुम 5 मिनट ज्यादा खा चुके होते हो ठीक है ना। उसमें जीरो से लेके शुरू करना है और 250 से 280 शब्दों में आपको कुछ ऐसा लिखना है जो कि उन 4 पैरामीटर को सेटिस्फाई करे, जो भी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन करके गया हूं। GRA भी आए उसमें, LR भी आए, CC भी हो और टास्क रिस्पॉन्स भी हो। मुश्किल जॉब नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे, नॉलेज होगी, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। लेकिन अगर वो चीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास तो फिर वो कहीं ना कहीं वीक रहे। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का 2 बैंड आता है, 3 बैंड आता है, 5 साढ़े 5 तक तकरीबन सभी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो वहाँ लिखते हैं पर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती। लिखना शुरू करें तो जब आप मेरी राइटिंग देखोगे उसमें एक अनुभव है, उसमें एक्यूरेसी भी मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ एकदम नहीं कि एक ही दिन में तुम उसे अडॉप्ट कर लो, इसलिए बार बार ये राइटिंग में इस तरह से आपके सामने करता हूँ। तो देखो कि थॉट प्रोसेस कैसे आता है। वी टेंड टू थिंक इन हिंदी लैंग्वेज, और कुछ टीचर कहते हैं इंग्लिश में सोचो, वो बकवास होती है। एकदम नहीं, एक दिन में बच्चा इंग्लिश में नहीं सोचना शुरू कर सकता। वी हैव द टेंडेंसी टू थिंक इन आवर नेटिव लैंग्वेज, तो ये चीज़ एकदम से नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो वो ट्रांसलेशन वाला सिस्टम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि हम थॉट को डेवलप करेंगे, देन वी विल ट्रांसलेट इट, देन वी विल राइट इट। चलो उसी को फिर फॉलो करते हैं। तो इंट्रो लिखे पहले, क्या होगी बैकग्राउंड स्टेटमेंट। क्या होती है बैकग्राउंड स्टेटमेंट? वो थीसिस नहीं होती, वो ना टॉपिक प्रॉम्प्ट होता, वो यही जो एक स्टेटमेंट है, जो फैक्ट उन्होंने बताया है, उससे जुड़ी हुई एक बात हमें लिखनी होती है। तो देखो वो क्या है, राइट डाउन, आप भी लिखे साथ में, मैं ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। द ट्रेंड ऑफ हैविंग बेबीज the trend of having babies a few years later after marriage. A few years later after marriage is on the rise. अब भाई ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। is on the rise, तुम्हें पता होना चाहिए कि on the rise क्या होता है। प्लीज राइट डाउन, रामवीर लिखना है आपको इसकी। फास्ट फूड कंजम्पशन इज ऑन द राइज, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन द राइज, यानी वो बढ़ते क्रम पर है, वो चीज बढ़ रही है, वो चीज पहले से ज्यादा हो रही है। तो ये तुम्हें एक नया तरीका मिल गया बात को लिखने का, इज ऑन द राइज, बजाय कि एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है तुम बार बार यूज करते हो, तुम्हें एक नया तरीका दे दिया बात को लिखने का, ठीक है। तो लिखा वही जो स्टेटमेंट में था, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है उसको, जिसे तुम रीफ्रेज या पैराफ्रेज बोलते हो, वो ये यूजिंग न्यू वर्ड्स एंड न्यू ग्रामर टू से द सेम थिंग दैट वाज इन द स्टेटमेंट, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या होगी भाई, टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज, कि चर्चा किस चीज पे करनी है भाई, मुद्दा क्या है, और लास्ट में थीसिस या आउटलाइन, ठीक है। तो वो देखो, अ नंबर ऑफ पर्सनल एंड सोशल रीजंस, अ नंबर ऑफ पर्सनल व्यक्तिगत एंड सोशल रीजन, सामाजिक, आ नंबर ऑफ क्या होता है, कई सारे। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं थीसिस, आउटलाइन और टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज को मिक्स कर रहा हूं। आ नंबर ऑफ पर्सनल एंड सोशल रीजंस मेक पीपल डिले देयर चाइल्ड बर्थ, यानी कि यहां मैंने एक तरह से आउटलाइन लिखी कि मैं इस एस्से में क्या बताने वाला हूं। वो पर्सनल और सोशल रीजन ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि वो उसकी वजह से। अच्छा, मेक पीपल डू समथिंग, ये ग्रामर जानते हो, कोसेटिव वर्ब की ग्रामर होती है ये।
इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम इंग्लिश बोलोगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू विल स्पीक इंग्लिश। लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। I'll make you speak English. I'll make you speak English. मैं तुमसे बर्तन मंजवाऊंगा। I'll make you do the dishes. मैं तुमसे पोछा लगवाऊंगा। I'll make you mop the floor. ठीक है ना? मैं तुमसे पुशअप करवाऊंगा। I'll make you do the push-ups. तो ये एक तरीका होता है causative. Cause somebody to do something. So I'll cause you to speak English. मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम इंग्लिश बोलोगे। And I'm doing that. I'll make you achieve your goal. मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल करवाऊंगा। So I'll have a role to play in that. तो ये reason make people delay their childbirth. अब जो ग्रामर मैंने तुम्हें बताई, क्या तुम ऐसी ग्रामर यूज करते हो? नहीं करते, नहीं करोगे, क्योंकि आती नहीं होगी, तुम्हारे स्किल सेट में है ही नहीं, वो तुम्हें याद ही नहीं आएगी। और यही ग्रामेटिकल रेंज होती है। और तुम्हें जो आता है तुम उसे बार बार ही रिपीट करते रहते हो, फिर उसमें रेंज नहीं आती। समझ गए? अब इसकी तीसरी लाइन जहां पे हम थीसिस देनी है, उसने पूछा था डू द एडवांटेज आउट विद द डिसएडवांटेज। तो ये तो आगे सोशल रीजन जो कि मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी, ये क्या था? थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। इन माय पर्सपेक्टिव, गिविंग ओपिनियन, फ्रेज पढ़वाए थे ना थोड़ी देर पहले बहुत सारे। तो मेरे नजरिए में यानी कि अब क्या आएगा इसके बाद? ओपिनियन आएगी। इट इज beneficial to delay the responsibility of a new life in all aspects. समझ में आया? देखो तुम क्या स्टैंड ले रहे हो, इससे उस एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। कभी भी इस चीज में अपने आप को जज मत करना। मैं हर बार बताता हूं, ये विषय जो भी हैं अलग अलग, हर रोज अलग विषय हो जाता है। कभी एनवायरनमेंट, कभी हेल्थ, आज ये एक सोशल ट्रेंड के ऊपर बात है। तुम इसके विशेषज्ञ नहीं हो, तुम इसके रिसर्चर नहीं हो, तुम इसके स्कॉलर नहीं हो, तुम एक नॉर्मल मतलब स्टूडेंट्स हो। इसलिए उनकी उम्मीद है ही नहीं कि तुम कुछ बहुत जबरदस्त ख्याल अपने यहाँ व्यक्त कर दोगे। ख्याल जबरदस्त व्यक्त नहीं करने, इंग्लिश व्यक्त करनी है। और इंग्लिश जिस लेवल पे व्यक्त कर दोगे वो लेवल बैंड की शक्ल में वो तुम्हें बता देंगे। 7 है, 6.5 है, 6 है, 5.5 है। तो डोंट वरी अबाउट योर कंटेंट और थॉट, वर्क ऑन योर 4 पैरामीटर्स कि वो तुम मीट करो। 250 शब्द लिखो, 40 मिनट में उसे पूरा करो, पैराग्राफिंग ठीक रखो, कोहेशन ठीक लाओ, रेंज दिखाओ, ग्रामर करेक्ट करो, वोकैब को अच्छा से यूज करो। समझ गए? सो डोंट वरी अबाउट कंटेंट, डोंट वरी अबाउट कि मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ या मैं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा बता रहा हूँ, तो उस चीज़ से फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो लिखे अब प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए। अगर मैंने पहले ये लिखा है तो रीजन देंगे ना, पहले फायदे नुकसान की बात बाद में करेंगे, पहले रीजन देंगे। तो शुरू करते हैं अपना अगला पैरा। इसमें अच्छी वोकैब क्या सीखने को मिला? एक तो ये ग्रामर सीखने को मिली, मेक पीपल डू समथिंग, ठीक है ना। और इन माय पर्सपेक्टिव ये फ्रेज मिल गया, और अ नंबर ऑफ ये एक तरीका मिल गया। कई सारे तुम लोग मैनी लिखते हो, मैनी के भी सिनोनिम्स होते हैं, सेवरल, न्यूमरस, अ नंबर ऑफ। ऑन द राइज मिल गया जो तुम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। पीपल नाउ आर हाईली एम्बिशियस क्या होता है भाई हाईली एम्बिशियस? अपने आप में एक कोलोकेशन है ये, हाईली एम्बिशियस, हाईली एजुकेटेड, ये कोलोकेशन से जचते हैं, ठीक है ना। हाईली एम्बिशियस बहुत महत्वाकांक्षी, दे वांट टू डू बिग, समथिंग बिग इन देयर लाइफ। तो आमतौर पे व्हेन दे गेट मैरिड, या जब हमारे इन एरियाज में या हमारे समाज में कई बार शादी करा देते हैं और बच्चा अभी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा अभी नहीं किया उसने,
तो वो उस फेज में होता है जो वो चाह रहा होता है, या तो कुछ लगा लो चाहते इतनी बड़ी बड़ी हैं वो, जब वो मिल जाएगी फिर एक नई आ जाएगी, ठीक है ना। सो पीपल नाउ आर हाईली एम्बिशियस। अभी देखो एक बड़ा अच्छा फ्रेज, किस लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ, मतलब किस चीज को लेके एम्बिशियस, इन टर्म्स ऑफ। एम्बिशियस भी तो अलग अलग चीजों को लेके, कोई अपनी हेल्थ को लेके एम्बिशियस होगा कि मेरे डोले शोले या ऐसा कुछ हो, फिटनेस ऐसी रहे। कोई अपनी वेल्थ को लेके एम्बिशियस होगा, कोई रिलेशनशिप को लेके एम्बिशियस होगा, ठीक है ना। कोई जगह को लेके, मेरा सपना है मैं कनाडा पहुंचूं। तो सबके एम्बिशन किसी लिहाज से एम्बिशन है, ठीक है ना। तो वो लिखना जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर एंड फाइनेंशियल स्टेटस। compared to past. मैंने यहां तुलना की है, पास्ट में इस लेवल का एम्बिशन नहीं होता था और उसके ऑब्वियस रीजन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज चीजें दिखती हैं, पता लग रहा होता है कि मेरे गांव से जो बंदा यूएस चला गया था वो कैसी जिंदगी जी रहा है, जस्ट बिकॉज की वो फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे। ठीक है ना। पहली बात तो इतना कुछ गांव से माइग्रेशन ही नहीं होता था, बहुत रेयर कोई। अब हर घर से लोग चले गए, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो दिखती हैं चीज़ें ज़्यादा, इसलिए दिखती हैं, तुलना होती है तो फिर महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, फिल्मों को देख के बढ़ गई है, सोशल नेटवर्किंग से बढ़ गई है, कुछ भी लगा लो। पहले कुएं के मेंढक होते थे इसलिए पता ही नहीं होता था, पूछते थे दुनिया कितनी बड़ी है, बस इतनी बड़ी है जितना बड़ा कुआं है। उनके लिए तो उतनी बड़ी है, उससे लंबी छलांग तो उन्होंने लगाई नहीं कभी। वो तो कुएं का मेंढक जब बाहर निकलेगा तभी तो बताएगा ना, हो वाकई दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो अब तुम कुएं से बाहर आ गए हो, और कुछ तो कुएं पड़े ही वीडियो देख के, ओह दुनिया इतनी बड़ी है। है ना, उसने बता दिया ज्यादा, तो वरना तो कुएं में तो अभी भी हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया को देख रहे हैं। वो एक विंडो मिल गई हमें, ठीक है। दैट इज वाई, इसलिए इसका जो सेंस आता है, इसलिए they give more priority to their job, they give more priority, हाँ जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, they give more priority, इसके आगे तुम कुछ भी लगा सकते हो। Some people give more priority to their health, some give more priority to the relationships, some give more priority to their academic performances, some give more priority to their sports accomplishments. So यहाँ पे people give more priority to their job or business, जो जॉब में होते हैं वो जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, जो बिजनेस में होते हैं वो बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। एंड ट्राई टू अचीव, हाँ जी, क्या अचीव करने की कोशिश करते होंगे भाई? ट्राई टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे फ्रेजेस यूज करने पड़ेंगे, कोलोकेशंस। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम? आर्थिक स्वतंत्रता, कि वो वक्त आ जाए जब सोचना ना पड़े ये कपड़ा खरीदूं ना खरीदूं, ये गाड़ी खरीदूं ना खरीदूं, ये फ्रूट घर लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। मतलब बहुत सारी ऐसे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करूं बड़े लेवल पे या ना करूं, बाहर की ट्रिप लगाऊं तो फिर सस्ते होटल में रुकूं या महंगे। देयर आर सो मेनी सच थिंग्स जहां हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं जस्ट बिकॉज की पॉकेट का भी ध्यान रखना है हमें। ओके, सो वो क्या अचीव करना चाहते हैं? एंड ट्राई टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम बिफोर टेकिंग अप द एक्स्ट्रा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। किससे पहले? ये एक सेंटेंस में इसी को ही अब कंपाउंड बना रहा हूं, खत्म नहीं कर रहा सेंटेंस को, कंपाउंड बना रहा हूं इसको। बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं? टेक अप, बिफोर टेकिंग अप द एक्स्ट्रा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मेंबर बढ़ जाएंगे राशन कार्ड में, एक्स्ट्रा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हैंड। अपने हाथ में वो जिम्मेदारी आए इससे पहले भाई थोड़ा सा
हाथ जिसको कहते हैं पंजाबी में सोखा हो जाए हैं। और भी कोई टर्म होता है नवदीप? तो यही होता है ना, ओखा हुआ रहता है हाथ, थोड़ा सोखा हो जाए हाथ, खुल जाए हाथ। और वो भी एक कहावत ही है, हाथ बड़ा तंग है। अब पता नहीं हाथ कैसे तंग हो जाता है ना? अब पता सबको लग जाता है कि बात पैसे की चल रही है। नहीं यार, आजकल ना हाथ बड़ा तंग है। ये है इडियम्स। देखो तन में बंगाल में भी यही चलता है, मतलब हाथ तंग का मतलब पैसा नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, इसकी रीच है। तेरहवां जो कि होता ही नहीं। आई नो दैट। आगे देखो, आगे देखो। अनदर कंपेलिंग रीजन इज, अब एक हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं इसलिए भाई वो रुकते हैं, वो जॉब को प्राथमिकता देते हैं। ये व्यक्तिगत रीजन है भाई, जहां मैं ऊपर लिख रहा था ना पर्सनल एंड सोशल, तो व्यक्तिगत हो गया। अनदर कंपेलिंग रीजन इज, ये तरीका देखो, अनदर ये कोहेसिव, अनदर कंपेलिंग रीजन। कंपेलिंग रीजन क्या होता है? जो कंपेल करता है, जो मजबूर करता है, जो उन्हें मजबूर कर देता है ऐसा करने पे। कंपेलिंग रीजन इज द हायर लिविंग एक्सपेंस, इज द हायर लिविंग, ये उसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, हायर लिविंग एक्सपेंसेस विच रिक्वायर both male and female to engage in work। ये बात समझ में आई? आज खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि पुरुष और महिला दोनों को ही काम करना पड़ता है, कुछ सैलरी लेनी पड़ती है, तब जाके वो खर्चे वो अफोर्ड कर पाते हैं। और ऑब्वियस ही बात है भाई, जब बेबी प्लान करना है तो वाइफ का जो करियर है या जो अर्निंग लाइक हैंड है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड पे चला जाएगा। वो होल्ड पे जाने की हालत है या नहीं है, ये भी एक व्यक्तिगत रीजन है। और ये लोग शायद आप लोग इससे ना रिलेट कर पाओ, मे बी यहाँ जितने लोग हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली, अपने ही घर में, गुड़गांवा, नोएडा, उन इलाकों में जो यहाँ के लोग जाके रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, 20-25 हज़ार रेंट पे कर रहे होते हैं, गाड़ी दे रखी होती है, उसकी EMI चल रही होती है, तो वो सैलरी मिस नहीं कर सकते कि वाइफ भाई 30,000 वाइफ के आ रहे हैं या खुद के 30-35 हज़ार आ रहे हैं, तो दे कैन नॉट रिस्क इट, तो फंस जाते हैं उस ट्रैप में। ठीक है, तो अनदर कंपेलिंग रीजन इज द हाई लिविंग एक्सपेंस। आजकल लिविंग एक्सपेंस हाई हो गए, विच रिक्वायर, जिसमें जरूरत पड़ती है बोथ मेल एंड फीमेल टू इंगेज इन वर्क, जिसके लिए दोनों पुरुष और जो महिला होती हैं या दोनों जो कपल होते हैं वो दोनों काम में इंगेज होते हैं। दिस ट्रेंड कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड, दिस ट्रेंड कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद वीमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण से भी जोड़ के देखा जा सकता है कि अब महिलाएं काम करने लगी हैं। समझ में आई ये बात? पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, घर पे रहना होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, शादी हुई उसके बाद बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर पे करना क्या है, बेबी संभालो, घर संभालो, बेबी संभालो। लेकिन अब नारी सशक्तिकरण हुआ है, नारी के भी अपने, विमेन के भी अपने एस्पायरेशंस होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेस वीमेन, तो वो चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने करियर में कहीं ना कहीं जाना चाहती हैं या एंगेज हैं, तो इसलिए वो सोचना पड़ता है उसके बारे में। वीमेन एम्पावरमेंट एज मोर वीमेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी, आप लोग कई बार लिखते हो एवरी वीमेन, मोर, ठीक है ना, पहले के मुकाबले मोर वीमेन नाउ चूज टू बिल्ड अ करियर। ऑब्वियसली आप लोग आज यहाँ बैठे हो तो कल को कुछ करियर बना के उसके थ्रू अर्निंग चाहते हो आप लोग भी, है ना? टू बिल्ड अ करियर रादर देन जस्ट स्टेइंग बैक होम एंड नर्चरिंग किड्स। तुलना कर रहा हूं मैं, रादर देन जस्ट स्टेइंग बैक होम
एंड नर्चरिंग किड्स। क्या होता है नर्चरिंग किड्स? और सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करना। तो आज ज्यादा महिलाएं पहले के मुकाबले अपना करियर बिल्ड करने का चुनाव करती हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन देखो ना, बड़े अच्छे अच्छे इसमें आए। दिस ट्रेंड कैन आल्सो बी, इसको इस प्रचलन को कि महिलाएं भी काम करती हैं, इससे भी जोड़ा जा सकता है कि वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है, नारी सशक्तिकरण हुआ है। एज मोर वीमेन नाउ चूज टू बिल्ड अ करियर, ऐसे से टर्म बिल्ड अ करियर रादर देन जस्ट। तुम लोग कई बार क्या करते हो, तुम नेचुरल वर्ड यूज नहीं करते, तुम लिख दोगे यहाँ मोर टू क्रिएट अ करियर, जो कि बिल्ड का एक सिनोनिम होता है, लेकिन यहाँ पे करियर के साथ बिल्ड वर्ड, करियर बिल्डिंग, दैट्स नेचुरल। करियर क्रिएशन नहीं, चाहे फिर बिल्ड का सिनोनिम हो क्रिएट। तो तुम ऐसी गलतियां कई बार करते हो, अजीब सा वर्ड कंस्ट्रक्ट अ करियर। बिल्ड इज गिविंग द बेस्ट सेंस ओवर हियर। ओके, अपनी तरफ से मत बनाया करो फ्रेजेस। कहीं किसी एक्सपर्ट का लिखा हुआ पढ़ा है और रेगुलर पढ़ा है तो उसे अपना स्किल बनाओ, अपनी तरफ से वर्ड मत निकाला करो। कई बार करते हो आप लोग। ये एक पैरा हो गया भाई, व्यक्तिगत रीजन है, ये बता दिए। सोशल भी आ गया इसमें, सोशल का भी आगे वाले में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब देखो आगे, अ चेंज इन द सोशल बिलीफ, ए चेंज इन द सोशल बिलीफ। क्या होता है सोशल बिलीफ? समाज की मान्यता, समाज में जो माना जाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मानते हैं। आपके पेरेंट्स भी कहते हैं ना समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। वो समाज क्या हिसाब क्या होता है? वो यही तो है समाज जो जिसको समान मानता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता जो कंट्रोवर्सी हो जाए, जिस पे छोड़ो। अ चेंज इन द सोशल बिलीफ has also allowed parents, has also allowed parents, उन्होंने भी माता पिता को ये अलाउ कर दिया, एक तरह से परमिशन दे दिया, अनुमति दे दी है, टू डिले पेरेंटहुड, टू डिले पेरेंट। वर्ड देखो, पेरेंटहुड क्या होता है? पेरेंटहुड जैसे मदरहुड होता है, फादरहुड होता है, नेबरहुड होता है, ऐसे ही पेरेंटहुड भी होता है, ठीक है ना। हाँ, वी कैन यूज, इट्स योर चॉइस, पोस्टपोन। ओके, थोड़ा सा ना पोस्टपोन मैंने शायद इसलिए यूज नहीं किया, वो किसी मीटिंग के लिए थोड़ा होता है, या किसी इवेंट के लिए। ये भी इवेंट ही है देखा जाए तो, जीवन का एक बड़ा इवेंट। ओके, पेरेंटहुड। अब इन अर्लियर टाइम्स, और मैं तुलना कर रहा हूं पहले से, इन अर्लियर टाइम्स, ये टाइम मार्कर है, टाइम मार्कर। जब हमें पास्ट की बात, इन अर्लियर टाइम, पहले के वक्त में, इन अर्लियर टाइम्स, मैरिंग एट यंग एज एंड बिकमिंग पेरेंट्स, मैरिंग एट यंग एज, प्लीज ओनली फोकस मी, बहुत मेहनत लग रही है यहाँ, बट इफ यू डोंट लिसन टू, इसका फायदा नहीं होगा। मैरिंग एट यंग एज एंड बिकमिंग पेरेंट्स, बिकमिंग पेरेंट्स ऑफ, अब जरूरी बात अब आई है, ऑफ एज many as children, जितने बच्चे हो सकें, were seen as mandatory, were seen as mandatory in certain cultures, in certain cultures, जितने हो जाएं। रिगार्डलेस, ये टर्म जरूरी है, रिगार्डलेस, बिना तवज्जो दिए, रिगार्डलेस, इस चीज की परवाह किए बगैर, रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड एज, ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड एज। समझ में आई बात?
पहले एज क्राइटेरिया नहीं होता था। आप लोग भी अगर नोटिस करेंगे, आपके दादा परदादा, उनसे पूछना, मे बी मैं यंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद की भी बात कर रहा हूँ कि पिता की उम्र 50 साल है, अभी भी बच्चे हो रहे हैं, मदर की उम्र 40 साल है, 45 साल है। कई बार ये होता है कि बहू के भी है इकट्ठे पीढ़ियां आता है ना। लेकिन ये अब नहीं है। अवेयरनेस लगा लो, एजुकेशन लगा लो, चेंजेस लगा लो, सोशल, अच्छा पूरे समाज में बदल गया, अब कोई धक्का भी नहीं करता उस चीज में एज सच। लेकिन पहले था, क्यों था? रीजन पिछले उसमें आ गया ना, महिलाएं काम थोड़ी करती थी, कोई करियर थोड़ी बनाना था, उनका जॉब ही यही था, बस संदा खाओ चलो। अब इतने बच्चे पैदा करने का वही अंधविश्वास आज भी चलता है। अच्छा, लड़के को पैदा करने का कि ये कल को हमें रखेगा या हमारा बुढ़ापा ये लुक आफ्टर करेगा, ठीक है ना। और इतने सारे बच्चे का एक ये भी एडवांटेज होता है, कोई तो कामयाब होगा ज्यादा एक या दो में दोनों ही ना हुए तो एक ही है तो और ज्यादा रिस्क। फिर अवेयरनेस धीरे धीरे आई तो खिलाना होगा, एक खिला देगा नहीं खिलाना होगा 10 ने नहीं खिलाना, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई भाई, सही है। थोड़ी लेंथी लाइन है, लेंथी सेंटेंस है, एक बार दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैरिंग एट यंग एज एंड बिकमिंग पेरेंट्स ऑफ एज मेनी एज चिल्ड्रन, जितने हो जाए, वर सीन, इसको देखा जाता था, यानी कि मैरिंग एंड बिकमिंग पेरेंट्स, इसको वर सीन एज मैंडेटरी, एक जरूरी चीज थी इन सर्टेन कल्चर्स, रिगार्डलेस, इस चीज को ध्यान में दिए बगैर, रिगार्डलेस की घर के हालात कैसे हैं, खाएंगे कैसे हो इतने सारे न्याणे ठीक है ना, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहा है, पक रहा है, ठीक है, और एज क्या है मदर की या फादर की, ठीक है ना, उस चीज की परवाह नहीं है। तो हेल्थ कंडीशंस भी बहुत डिटेरियोरेट रहती थी, बहुत सारे बच्चे मरते भी थे, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, सर्वाइव बड़े कम करते थे बच्चे, फिर वो झाड़ फूंक वाले सब चक्करों में, जबकि वो मेडिकल रीजंस होते थे उसके कि एज इतनी ज़्यादा हो जाती थी मदर की या कुछ भी लगाओ, बट वो इतना ध्यान नहीं देते थे उस टाइम पे। एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है भाई, एजुकेशन इंसान को रैशनल बनाती है, एक लॉजिक पे लेके आती है, वरना इंडिया मैजिक पे चलता है आज तक। हाँ जी, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ, अब तुलना कर रहे थे ना, अर्लियर टाइम्स हो गया, अब नाउ की बात कर लेते हैं। नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब तो लड़की के पिता सबसे पहले पूछते हैं कितना कमाते हो, पहले था ही नहीं, पहले तो 1 रुपया दे जाते थे लड़की को भी बाद में ही बताते थे, हो गया डन। देखो वो आज भी है, सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लगती है, ठीक है ना, कोई अपना काम कर रहा हो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूँ, मान लो मेरा रिश्ता जब हुआ होगा तो मुझसे पूछा होगा, उस टाइम पे आई वाज रनिंग द इंस्टीट्यूट, आज भी वही कर रहा हूँ, वहीं रुक गए ना आगे बढ़ ही नहीं पाया जिंदगी में तो पूछा बट व्हाट डू यू अर्न, ये इमेजिनरी है, मतलब मैं तो कमाई का तो पता नहीं, 1.5-2 लाख रुपए खर्चा जरूर है महीने का और वो मैं दे रहा हूँ, तो इससे अंदाजा लगा लो कि मैं क्या करता हूँगा, कमाता हूँगा। तो जहाँ इतना खर्चा कर रहा हूँ थोड़ा सा और बंध जाएगा तो फिर रिश्ता पक्का हो गया ठीक है। तो ये अच्छी चीज है कि एक पिता ये चीज इंश्योर करे, पर अभी भी एक चीज यहाँ गलत है, कई बार इट डज नॉट मैटर कि लड़का क्या करता है, जमीनें कितनी हैं और पिता और परिवार में कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, इसकी वजह से भी कई बार रिश्ता कर देते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। अल्टीमेटली करना किसे है, तो जो हेड बनेगा फैमिली का, या हमारे यहाँ मेल्स ही होते हैं आमतौर पे। नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल एज मैच्योरिटी, ये वर्ड देखो, एज वेल एज, ये डेटा ऐड करने के लिए एज वेल एज, साथ ही साथ मैच्योरिटी, समझदारी भाई वो भी जरूरी है।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल एज मैच्योरिटी आर कंसीडर्ड इन द फर्स्ट प्लेस, आर कंसीडर्ड, उसको तरजीह दी जाती है, तवज्जो दी जाती है। ये अच्छा, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना, कि समझदार कितना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। इन ऑर्डर टू मैरी एंड डिलीवरिंग बेबी, इन ऑर्डर टू मैरी, मैरी के लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डिलीवरिंग बेबी, इसके लिए क्या चाहिए? मैच्योरिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स। पहले उनकी उम्र खुद कम होती थी, मम्मी पापा वही बड़े छोटे होते थे, ठीक है ना, तो वो मैच्योर, उनकी मैच्योरिटी यहाँ रिस्पेक्टिवली लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो क्रम बन जाए, है ना, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तब शादी करेंगे लड़के की, जब फाइनेंशियली स्टेबल होगा, और बेबी तब डिलीवर होना चाहिए जब लड़की मैच्योर होगी, लाइक शरीर के हिसाब से भी और बच्चे पालने के हिसाब से भी। मोरओवर, अब ये एक थोड़ा, ये जो रीजन अब दे रहा हूं, ये रीजन तुम अपने आप नहीं सोच पाओगे जब तक कोई आर्टिकल नहीं पढ़ोगे, जब तक कहीं से इनपुट नहीं लोगे। ये रीजन थोड़ा रिसर्च या हेल्थ स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मोरओवर, एक्सटेंडेड लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है भाई? ये पहले लोग जीते ही कम थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, अब लोग ज्यादा लंबा जीते हैं, इसलिए ये इस हिसाब से सोच लेते हैं कि बच्चे थोड़ा लेट पैदा कर लेंगे क्योंकि उतना ही लंबा फिर जीना भी है। पहले ये होता था कुछ नहीं पता कब निकलने पतली गली से है, जबकि उल्टा है, पहले फिर भी बुजुर्ग कहते हैं कि हम घी पी जाया करते थे ठीक है ना, हम कहते हैं पी तो हम भी लें पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं ना घी की, ठीक है ना, डिफरेंशियल भी तो देखना है ना एस्पेक्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ऑन एवरेज लाइफ, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है, जापान की अलग है, अमेरिका की अलग है, और पिछले साल कोरोना के बाद सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो एवरेज फिगर हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, तकरीबन 25 लाख लोग, कल परसों का आंकड़ा था कि 25 लाख लोग पूरी दुनिया में कोरोना से मर चुके हैं, और ये दर्ज किए हुए आंकड़े हैं, जो दर्ज नहीं हो पाए वो अलग होंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड, हाँ जी, एंड मेडिकल एडवांसेस, मेडिकल एडवांसेस क्या होता है? मेडिकल एडवांसेस, मेडिकल फील्ड में तरक्की, एडवांसेस हैव आल्सो इनेबल्ड, ग्रामर देखो, हैव आल्सो इनेबल्ड, इनेबल यानी कि इस योग्य बना दिया है, इनेबल्ड कपल्स टू प्लान देयर चाइल्ड बर्थ, कपल को इस योग्य बना दिया है टू प्लान देयर चाइल्ड बर्थ व्हेन दे फील राइट, प्लान देयर चाइल्ड बर्थ व्हेन दे फील राइट, जब उन्हें सही लगे तब, बजाय कि जब समाज कह रहा है, जब पेरेंट्स कह रहे हैं, जो एक नॉर्मल टेंडेंसी रहती है। क्लियर है? हाँ जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, छोटे छोटे कनेक्टर्स लाइक एज वेल एज, इन द फर्स्ट प्लेस, इन ऑर्डर टू, तुम नहीं यूज करते ये चीजें, आई नो इट। कंसीडर, ये पैसिव सेंटेंस है, आर कंसीडर्ड, ये कोहेसिव डिवाइसेस है। ये देखो, ये एक ऐसा टर्म है जो तुम ना यूज करोगे अपनी तरफ से जब तक होगा नहीं तुम्हारे पास, इसे तुम बना नहीं सकते अपने आप से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड टर्म है, कितना जिएंगे, कोई हिंदी का भी रहता होगा इसका, सामान्य जीवन का दर कुछ भी। फिर ये हैव आल्सो इनेबल्ड, इस योग्य बना दिया है ऐसे से टर्म, एज मैनी एज, ये यहाँ था, रिगार्डलेस, कितना प्यारा वर्ड है ये, फाइनेंशियल कंडीशन, एज, समझ रहे हो क्यों आएगा 6+ बैंड? ये रेंज, वोकैब की रेंज, ग्रामर की रेंज, वोकैब एक्यूरेसी, ग्रामर एक्यूरेसी, कोहेरेंस, कोहेशन, कोहेसिव डिवाइसेस, और जो पूछा है वही हम बता रहे हैं, तो टास्क रिस्पॉन्स का स्कोर भी है इसमें। अभी हमें अपना जो एक दूसरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हो गए डिस्कस, पर्सनल और सोशल हो गए, एक एक पैरा दोनों को दे दिया हमने। अभी तीसरे में वो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हमने स्टैंड लिया था, मैंने कहा था बेनिफिट ज्यादा है तो अब उसे प्रूव करना है। ओके,
लिखो लिखो लिखो। देयर आर सर्टेन ऑब्वियस बेनिफिट्स, या ऑब्वियस नहीं, देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स टू पेरेंट्स। किसको है वो बेनिफिट्स? पेरेंट्स को है। ऑफ हैविंग बेबी लिटिल लेटर, of having babies little later, to be mentally, ध्यान दो ये वर्ड, physically and, बताओ यहां क्या आना चाहिए? फाइनेंशियल वर्ड कई बार रिपीट हो गया। इकोनॉमिकली, आगे क्या वर्ड आना चाहिए? क्या जच रहा है? मेंटली प्रिपेयर्ड। सही है ना? क्यों नहीं आएगा वो कैप का स्कोर? देखो एक तो देखो सटीक भी है शब्द, यहाँ सूट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं अपनी तरफ से कोई भी 3 एडवर्ब चिपका दोगे हैं? तुम कहोगे डायनेमिकली है, डायनेमिकली प्रिपेयर्ड, अच्छा हैवी वर्ड है। अगला सोचता रह जाए हैं? They have during this time, ये जो बीच में टाइम मिल गया, they can gain required knowledge for child care along with establishment of a stable career, along with the establishment of stable career। तो एक तो टाइम मिल जाता है कि जो एक नॉलेज गेन करनी है चाइल्ड केयर के लिए, वो गेन करने का वक्त मिल गया और अपने करियर को स्टेबल करने का वक्त मिल गया। तो ये एडवांटेज है। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देन दे आर लाइकली टू प्रोवाइड गुड अपब्रिंगिंग। क्या होता है अपब्रिंगिंग? गुड अपब्रिंगिंग to the baby without being, ध्यान दो, without being stressed for budget and time। देखिए दो चीजें इन पे होंगी फिर उस टाइम पे, ठीक है ना? बजट भी होगा, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब स्टेबल हो जाएंगे तो एक टाइम भी होगा उनके पास जो अपने बेबी के चाइल्ड केयर पे उन्हें देना है। मोर ओवर, बेनिफिट लिख रहे थे ना हम, ये हो गया एक बेनिफिट। एक और बेनिफिट, मोर ओवर व्हेन एवरीथिंग गोज स्मूथ, जब सब कुछ सही चलता है, एवरीथिंग गोज स्मूथ, कोमा, वहां पे कोमा आएगा। कोमा कब होता है? कोमा जब हम चाहते हैं जो रीडर है जब वो पढ़ रहा हो इसे, वो वहां रुके, तो कोमा उस जगह यूज होता है। तो व्हेन, मोर ओवर, हम चाहते हैं रीडर रुके, मोर ओवर इतना ही नहीं, व्हेन एवरीथिंग गोज स्मूथ, हम चाहते हैं कि रीडर फिर रुके, कोमा जब सब कुछ स्मूथ चलता है, कोमा
all family members tend to stay happy। तो एक प्रवृत्ति होती है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी दे रहे होते हैं, तो एक टेंडेंसी आ जाती है, खुश रहते हैं परिवार, ठीक है ना। tend to stay happy and positive, जो कि बहुत जरूरी होता है पूरे परिवार का। फैमिली सिर्फ ये नहीं होती कि बीवी और पति और बच्चा, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं घर में, भाई और ननन, जॉइंट फैमिलीज हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो सब जब ये 2-3 एस्पेक्ट ठीक हो तो फिर पूरी फैमिली एक अच्छे मोड में रहती है। ये एडवांटेज भी मिल जाता है। और इसका उल्टा भी है, फिर जब प्रॉब्लम चल रही है तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगाड़ भी देते हैं परिवार वाले, ठीक है ना, और ज़्यादा संघर्षमय बना देते हैं उसको। द ओनली पॉसिबल डाउन साइड, हो गए पॉजिटिव, अभी डाउन साइड। द ओनली पॉसिबल डाउन साइड, द ओनली पॉसिबल, संभावित है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो। डाउन साइड क्या होता है? डाउन साइड इट इज सिनोनिम ऑफ ड्रॉबैक और द लिमिटेशन और द प्रॉब्लम। डाउन साइड यानी कि उसके एक तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट। डाउन साइड इज दैट सम पेरेंट्स may struggle to have babies after mid-30s। ये तरीका देखो, जो after mid-30s due to health problems। अब ये लिखा मैंने यहां पे डाउन साइड। अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये भी इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, बट आई थिंक मेडिकल साइंस कुड हेल्प सच पेरेंट्स। मेडिकल साइंस कुड हेल्प सच पेरेंट्स। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंट्स की मेडिकल साइंस हेल्प कर सकती है। कर सकते हैं, हाँ, मे स्ट्रगल टू हैव बेबीज, बिल्कुल। मतलब तुम ये कह रहे हो पेरेंट्स तो बातें बनेंगे? मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं। क्या पता एक पहले हो। तो डिपेंड करता है भाई तुम्हारे दिमाग में तुम तस्वीर किसकी लेके चल रहे हो। क्या पता मैं अपनी तस्वीर लेके चल रहा था जब मैं इसे लिख रहा था, ठीक है ना, तुम अपनी लेके चल रहे होंगे। ओके, ये हो गया आपका वो सेकंड क्वेश्चन, डू द एडवांटेजेस। तो मैंने एडवांटेजेस को फोकस किया है, डिसएडवांटेज की एक लाइन आई, लेकिन उसको ही मैं कह रहा हूँ मेडिकल साइंस कैटर कर सकती है। तो कुल मिला के फायदे ही मैंने लिखे। और मैंने शुरू में क्या कहा, मत सोचो कि तुमने जो ये फायदे लिखे ये सही लिखे गलत लिखे। इंग्लिश देखो सही लिखी या गलत लिखी। तो इंग्लिश के हिसाब से बताओ कौन कौन से तुम्हें अच्छे फ्रेजेस या ग्रामेटिकल सेंटेंस यहाँ पे मिले। देखो, हाईलाइट करो, तरीका देखो बात को लिखने का, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो। डाउन साइड वर्ड मिल गया आपको। ग्रामर देखो, लाइकली टू और टेंड टू। लाइकली टू, टेंड टू, टेंडेंसी, नॉर्मल प्रवृत्ति जनरली जो होता है। लाइकली टू संभावना, ठीक है। बीइंग स्ट्रेस्ड, तनाव में रहना, किस वजह से? पैसे की कमी की वजह से। चलो, हाँ जी, अब क्या लिखना है? तो क्या हमने टास्क को ठीक से रिस्पोंड किया? जो मांगा था वो हमने डिलीवर कर दिया? ठीक है। इन कंक्लूजन, मैं ज्यादा वैरायटी यूज नहीं करता इस वर्ड की जगह पे। आप देखेंगे पूरी की पूरी बुक के अंदर मैंने जहां भी कंक्लूजन लिखा है, आई हैव यूज्ड सिंगल इन कंक्लूजन। जरूरत नहीं है ना,
इन कंक्लूजन, डिलेड चाइल्ड बर्थ इज अ विन विन सिचुएशन। क्या होता है विन विन सिचुएशन? किसके लिए? इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पेरेंट्स, बोलो, फॉर बोथ, आगे क्या आएगा? पेरेंट्स तो एक हुआ ना, एंड बेबी। अरे भाई वो जब पिता स्टेबल होंगे या माता पिता दोनों स्टेबल होंगे, पैसे होंगे, अगले को भी बढ़िया परवरिश मिलेगी, मौज लेगा, ठीक है ना? क्या मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, ठीक है? तो खोजने के लिए जाना है, मौज खोजने जा रहे हो कनाडा, और वहां ना मिली तो इंडिया तो नहीं आना, कहीं और देखेंगे, फिर रहेंगे बाहर ही, यहाँ नहीं खोजेंगे। ओके, अब देखो लास्ट लाइन देखो, नाइदर पेरेंट्स had to put their career at stake, ना ही माता पिता को अपना करियर दांव पे लगाना पड़ा, nor was child deprived of proper and better parenting, और ना ही एक बच्चा वंचित रहा किससे? सही बढ़िया पेरेंटिंग से। ये विन विन सिचुएशन इस तरह से रही दोनों के लिए। तो यही हमने डिस्कस किया पूरे उसमें। तो दैट्स द कंक्लूजन। मैंने एंड में भी रेंज यूज की है, वर्ड भी यूज किए हैं, विन विन सिचुएशन, जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो, और नाइदर नोर की ग्रामर, ये भी एक तरीका है सेंटेंस को कंपाउंड बनाने का। तो दिस इज हाउ यू अचीव ग्रामेटिकल रेंज इन योर सेंटेंस फॉर्मेशन। क्लियर है? नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? घर से आपको यही ऐसे अपने माइंड से 40 मिनट में लिख के लेके आना है और यहाँ सबमिट कराना है।